नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश के विभिन्न भागों को केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले दिन 1,91,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जाने माने अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में अब तक 4 विकेट पर 161 रन बनाए। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न भागों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियां झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे देश के लोगों को केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री इस दौरान गुजरात के रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और रेल मंत्री पीयूष गोयल इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री दभोई चंदोद परिवर्ती ब्रॉडगेज लाइन, चंदोद केवड़िया नई ब्रॉडगेज लाइन, नए प्रतापनगर केवड़िया विद्युतीकरण खंड और दभोई चंदोद तथा केवड़िया स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इन भवनों को स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके तथा आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। केवड़िया हरित भवन प्रमाण पत्र वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश में रीवा से केवड़िया तक रेलगाड़ी चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये गाड़ी मध्य प्रदेश को गुजरात से जोड़ेगी। प्रदेश का रीवा जिला उन स्थानों में से एक है जिसे आज केवड़िया से सीधा संपर्क मिल जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया के लिए साप्ताहिक सीधी ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। रीवा से लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसे विंध्य क्षेत्र के लिए उपलब्धि बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने विंध्य क्षेत्र का ध्यान रखा है। रीवा की जनता उत्साहित है। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई ट्रेन से न केवल केवड़िया दर्शन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि रीवा और विंध्य क्षेत्र गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ सकेंगे। इसके जरिए रीवा और विंध्य क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलने के साथ नए रोजगार और व्यापार के अवसर भी मिलेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री आज चेन्नई से केवड़िया के लिए नई ब्रॉडगेज लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस लाइन पर सुपरफास्ट साप्ताहिक रेलगाड़ी के शुरू होने से चेन्नई भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ जुड़ जाएगा। दक्षिण रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक पी महेश ने इस परियोजना को ऐतिहासिक बताया। 7 new trains are flagged off on 17 January 2021 from 7 destinations, namely Varanasi, Dadar, Delhi, Ahmedabad, Rewa and Chennai. For connecting these trains, the following work are completed. Dabhoi Chandod gauge converted broad gauge rail line, Chandod Kevadia new broad gauge line, Pratap Nagar Kevadia newly electrified line. Along with these newly completed works, new station buildings at Dabhoi, चंदोद and केवड़िया have been built. चेन्नई से केवड़िया के लिए ये सुपर फास्ट रेलगाड़ी सप्ताह में एक बार चलेगी। ये रेलगाड़ी 1731 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सोमवार को दिन में 2:52 पर गुजरात में केवड़िया पहुंचेगी। इस दौरान ये रेनीगुंटा, कडप्पा, गुंताकल, रायचूर, सोलापुर, पुणे, कल्याण, वसई रोड, सूरत और वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी। ये सुपरफास्ट ट्रेन केवड़िया से प्रत्येक बुधवार को सुबह 9:15 पर रवाना होगी और बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे चेन्नई पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन चेन्नई से रविवार की रात 10:30 बजे चलेगी और मंगलवार सुबह
सुबह 3 बजे केवड़िया पहुंचेगी। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ AIADMK पार्टी के लिए आज विशेष दिवस है, क्योंकि पार्टी आज अपने संस्थापक और भारत रत्न डॉक्टर MG रामचंद्रन की 104वीं जयंती मना रही है। वे 1977 से 1987 तक लगातार 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण तथा सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मेट्रो परियोजनाएं इन शहरों को पर्यावरण अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली उपलब्ध कराएंगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की लंबाई 28.25 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। परियोजना पूरा होने की लागत 5,384 करोड़ रुपए है। सूरत मेट्रो रेल परियोजना 40.35 किलोमीटर लंबी है और इसमें भी 2 कॉरिडोर हैं। परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत में कल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की। अभियान के पहले दिन 1,91,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की कोई खबर नहीं है। भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था। भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन 12 राज्यों को भेजा गया था। सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी के समाप्त होने की संभावना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और टीकाकरण के लिए प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहा है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के पास बहुत कम समय में कोरोना के 2 मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं। एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी टीकों की तुलना में भारतीय टीके काफी सस्ते होने के बावजूद कारगर हैं। उन्होंने कहा कि दोनों भारतीय टीकों की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही उनकी मंजूरी दी गई है, इसलिए लोगों को अफवाहों और दुष्प्रचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के टीके 2 बार लेने की जरूरत होगी और दोनों टीकों के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल रखना होगा। दूसरा टीका लगाए जाने के 2 सप्ताह बाद शरीर में कोरोना के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित होनी शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे पहला टीका लगाए जाने के बाद मास्क उतारने और परस्पर सुरक्षित दूरी की अनदेखी करने की गलती न करें। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से वैक्सीन के बारे में अफवाहों और गलत सूचना पर रोक लगाने और सही सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 महीने से तैयारियां चल रही थीं।
राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुछ छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ियों के बारे में भी बताया, क्योंकि टीकाकरण के दौरान लाभार्थियों का विवरण अपलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया गया कि देश भर में लोग वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को वैक्सीन से संबंधित भ्रामक प्रचार रोकने पर काम करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि टीका लगवाने के बाद भी एहतियात के सभी उपायों का पालन करना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में टीकाकरण का निरीक्षण करते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में टीकाकरण की शुरुआत का अंतिम प्रहार काफी उत्साहवर्धक है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हर स्तर पर जागरूक रहने की आवश्यकता है। टीकाकरण का कार्य 317 केंद्रों पर आयोजित किया गया और प्रदेश में कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम 1.5 लाख कोरोना नमूनों की जांच प्रतिदिन की जानी चाहिए और जांच का कार्य पूरी क्षमता के साथ चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना चैन को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस व्यवस्था को पूरी सक्रियता के साथ चलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं बेहतर और चुस्त दुरुस्त रखी जाएं और जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। उधर राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 97.02% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां कोरोना के सिर्फ 533 नए मामले सामने आए, जबकि इस दरमियान इससे ज्यादा 930 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कल टीकाकरण के पहले दिन 18,122 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। टीकाकरण का काम राज्य के 38 जिलों के 301 स्वास्थ्य केंद्रों पर किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को टीके लगाए जाएंगे। गुजरात में कल कोरोना टीकाकरण के पहले दिन 33 जिलों और 8 नगर निगम क्षेत्रों के 11,800 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। किसी भी मामले में टीके का कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में लगभग 4,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की योजना बनाई है। पहला टीका लगवाने वालों को दूसरा टीका 28 दिन बाद लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कहीं पर भी कोरोना टीकाकरण अभियान को स्थगित नहीं किया गया है और दिशा निर्देशों के मुताबिक ही ये अभियान अगले सप्ताह 4 दिनों तक जारी रहेगा। सरकार ने ये स्पष्टीकरण मीडिया की इन खबरों के बाद जारी किया है कि टीकाकरण अभियान 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 17 और 18 जनवरी को टीकाकरण कार्यक्रम की योजना ही नहीं रखी गई थी, इसलिए इसके रद्द होने का प्रश्न नहीं उठता। इससे पहले बृहन मुंबई नगर पालिका ने कहा था कि कोविन पोर्टल के धीमे होने के कारण मुंबई में रविवार और सोमवार को टीकाकरण नहीं किया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन कल ओडिशा में निर्धारित लक्ष्य में से 85% से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। राज्य ने इसके लिए 30 जिलों में 161 स्थानों पर 16,000 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था। आंध्र प्रदेश में कल 332 सत्रों में 19,108 स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों को टीका लगाया गया। कोविड का पहला टीका विजयवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मी बी पुष्पा कुमारी को लगाया गया। गुंटूर में स्वास्थ्य कर्मी नागमणि को टीका लगाया गया। तेलंगाना में 140 टीकाकरण केंद्रों में कल 3,962 स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को कोरोना टीके की पहली खुराक दी गई। टीका लगाने के बाद किसी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो कई जगहों पर कोविन पोर्टल में आई तकनीकी कमी को देखते हुए प्रक्रिया को आसान बनाए। उन्होंने राज्य को और अधिक टीके उपलब्ध कराने की अपील की ताकि अधिक से अधिक लोगों को टीके लगाए जा सकें। कर्नाटक में कल 243 केंद्रों में 13,408 लोगों को सफलतापूर्वक टीका लगाया गया। ये 21,658 लोगों को टीका लगाने के निर्धारित लक्ष्य का 62% है। पहले दिन बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में काम करने वाले फ्रंटलाइन कर्मचारी नागरतन को पहली खुराक दी गई।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.56% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,01,79,000 से अधिक हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के 15,158 नए मरीज सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 2,11,033 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश के विभिन्न भागों को केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले दिन 1,91,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण। गोवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जाने माने अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में अब तक 4 विकेट पर 161 रन बनाए। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स ने कोरोना महामारी के दौरान सैनिटाइजर्स और पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधी आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि किराना वस्तुओं और दवाइयों की घरों में डिलीवरी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लाने ले जाने तथा ऑनलाइन अध्ययन की सामग्री जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण काम किया है। स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ में प्रधानमंत्री ने कल कहा कि स्टार्टअप्स में देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। स्टार्टअप्स में जो आत्मविश्वास है वो कभी कम नहीं होना चाहिए और हमेशा कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की ऊर्जा और अपना भविष्य स्वयं लिखने के जुनून से दुनिया भर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे, व्हाई डोंट यू डू ए जॉब, व्हाई ए स्टार्टअप। लेकिन अब लोग कहते हैं, जॉब इज ऑल राइट बट व्हाई नॉट क्रिएट योर ओन स्टार्टअप। ये बदलाव बिम्स्टेक देशों यानी बंगाल की खाड़ी से विकास की प्रेरणा लेने वाले बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड की बहुत बड़ी ताकत है। भारत के स्टार्टअप्स हो या बिम्स्टेक देशों के स्टार्टअप, एक जैसी ही ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के विकास की 1,000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की। स्टार्टअप्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों के लिए शुरुआती दौर में पूंजी की आसान उपलब्धता होना बेहद जरूरी है। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप्स को गारंटीज के जरिए डेट कैपिटल रेज करने में भी मदद करेगी। भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। अब हमें अगले 5 सालों का लक्ष्य तय करना है और ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप, हमारी यूनिकॉर्न्स अब ग्लोबल जायंट के तौर पर उभरें, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में हमारे स्टार्टअप लीड करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शताब्दी डिजिटल क्रांति और नए जमाने के आविष्कारों की शताब्दी है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की प्रयोगशालाओं से निकले और भावी उद्यमी भी यहीं से तैयार हों। ये समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी
एशिया की लैब से निकले भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां से तैयार हो। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन भी हो और सहयोग की भावना भी हो। इसलिए ये जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से हम सब बिम्स्टेक देशों के पास ही आती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सभी राज्य स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं और स्टार्टअप्स इंडिया की लहर देश के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के शिवसागर में 23 जनवरी को भूमिहीन लोगों को भूमि का पट्टा देंगे। कल रात आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में राजस्व विभाग में आयुक्त सचिव एमएस मणिवन्नन ने बताया कि प्रधानमंत्री शिवसागर में पट्टा वितरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। श्री मणिवन्नन ने कहा कि असम सरकार हाल में 1 लाख से अधिक लोगों को पहले ही पट्टा दे चुकी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 लाख और लोगों को इस महीने भूमि पट्टा देने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कर्नाटक के शिमोगा जिले के बल्लापुर में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर की आधारशिला रखी। 50 एकड़ में फैले इस परिसर में प्रशिक्षण केंद्र के अलावा प्रशासनिक ब्लॉक, स्टेडियम और एक केंद्रीय विद्यालय भी बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने दंगों पर काबू पाने, विद्रोही गतिविधियों से निपटने और धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ के प्रबंधन में रैपिड एक्शन फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। श्री शाह ने बताया कि पुलिसकर्मियों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल गोवा में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। इस साल का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चटर्जी को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल वित्तिरियो स्टोरारो को दिया गया है। इनको सिनेमाटोग्राफी के 3 ऑस्कर्स मिले हैं। श्री चटर्जी को यह पुरस्कार इस वर्ष मार्च में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिया जाएगा। श्री चटर्जी ने अभिनय और निर्देशन के अलावा बंगाली और हिंदी फिल्मों के निर्माता और गायक भी रहे हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में 20 साल बाद, कोहरा, अप्रैल फूल, मेरे सनम, नाइट इन लंदन, 2 कलियां और किस्मत शामिल हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल शाम गोवा में पणजी के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता सुदीप उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह श्री जावड़ेकर ने कहा कि हर किसी को मनोरंजन की आवश्यकता होती है और ये जीवन की प्रेरक शक्ति भी है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश मिलकर शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्यों पर एक फिल्म बंग बंधु बनाने पर काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान भी उपस्थित थे। बांग्लादेश इस वर्ष के महोत्सव का विशिष्ट देश है। एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के बावजूद भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आकर्षण कम नहीं हुआ है। इस साल 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को 200 से अधिक फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म बाजार इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए इटली के विटोरियो टोरेरो के नामों की घोषणा की। समारोह के मुख्य अतिथि अभिनेता सुदीप ने कहा कि सिनेमा के माध्यम से हमें ज्ञान के साथ साथ दुनिया घूमने की भी अनुभूति मिलती है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने फिल्म निर्माताओं तथा अन्य सदस्यों को गोवा आने का न्यौता दिया और कहा कि वे युवाओं को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं के विषय के बारे में जानकारी दें। फिल्म समारोह 24 जनवरी तक जारी रहेगा। इस साल ये समारोह हाइब्रिड मोड अर्थात ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्तरों पर आयोजित किया जा रहा है। स्क्रीनिंग और अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। पणजी से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। उधर बांग्लादेश में भी कल 19वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आरंभ हुआ। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर कहा कि सरकार ने फिल्म उद्योग के हित में सुरक्षा उपायों के साथ फिल्म थिएटर फिर से खोल दिए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बांग्लादेश और भारत द्वारा मिलकर बनाई जाने वाली फिल्म की शूटिंग इसी महीने शुरू होगी। फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोरई स्वामी विशेष अतिथि थे।
महाराष्ट्र के लातूर, परभणी, बीड, रायगढ़ जिलों की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर, गुजरात के सूरत, नवसारी और नर्मदा, उत्तराखंड के देहरादून तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिलों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के नजफगढ़ में कबूतर और भूरे रंग के उल्लू तथा रोहिणी में बगुले में एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण पाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय दल प्रभावित स्थलों का दौरा कर रहे हैं और एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा, कप्तान अजिंक्य रहाणे और मयंक अग्रवाल आज आउट हो चुके हैं। भारत ने आज 2 विकेट पर 62 रन से आगे खेलना शुरू किया था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल कल आउट हुए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कल दूसरे दिन पहली पारी में 369 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के अंतिम 5 खिलाड़ी मात्र 58 रन पर आउट हो गए। भारत के टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में लगभग 563 लाख टन धान की खरीद की गई है। यह पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 445 लाख टन खरीद की तुलना में 26.28% अधिक है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद से 78 लाख से अधिक धान किसानों को लाभ हुआ है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2,96,000 टन से अधिक मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की भी खरीद की है, जिससे 1,58,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। और नहीं बताए कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। आज निखिल, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज प्रकाशित अखबारों की पहली खबर है। हिंदुस्तान लिखता है, टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान, महाअभियान का शुभारंभ कर श्री मोदी बोले निर्णायक जीत हासिल करेंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोरोना योद्धाओं को टीके की संजीवनी, पहला टीका एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कोरोना के खात्मे का शुभारंभ, पीएम मोदी ने की अभियान की शुरुआत, बोले अफवाहों से बचें। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से लिखा है, निर्णायक जीत दिलवाएगी वैक्सीन। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान सचित्र प्रकाशित किया है, टीका सुरक्षित, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों पर भरोसा करें। अमर उजाला लिखता है, 14 फरवरी को दूसरी खुराक, इससे पहले 60 लाख लोगों को लगेगा टीका। वीर अर्जुन की सुर्खी है, भारत बना एशिया का गौरव, सार्क सहित दुनिया के अनेक देश कोरोना से निपटने के लिए भारत की मदद की उम्मीद कर रहे हैं। अमर उजाला की खबर है, दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू, उल्लू में हुई पुष्टि, एहतियाती उपाय शुरू। दैनिक भास्कर ने टूरिज्म अनलॉक शीर्षक से लिखा है, देश में पर्यटन कोरोना से पहले जैसी सूरत में, कश्मीर में 88% टूरिस्ट बढ़े, 8 साल में पहली बार गुलमर्ग हाउसफुल है। हिंदुस्तान के पहले पन्ने की खबर है, व्हाट्सएप ने निजता नीति में बदलाव को 15 मई तक टाला, कहा निजी संदेश सुरक्षित। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, यूजर्स की नाराजगी के बाद बैकफुट पर आया व्हाट्सएप। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार, निठारी कांड के 12वें केस में भी दोषी करार सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत, दूसरा आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जौहर विश्वविद्यालय की 1400 बीघा भूमि सरकारी खाते में दर्ज होगी। पंजाब केसरी लिखता है, शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने दिया एमएलसी का टिकट। नवभारत टाइम्स की यह खबर ध्यान खींचती है, चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर फिर शुरू होगी ई कैटरिंग, सीट पर पहुंचेगी थाली, रेलवे कैंटीन फिलहाल बंद रहेगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसरों को सेवा में रहते प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकती है आर्मी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश के विभिन्न भागों को केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले दिन 1,91,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण। और गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जाने माने अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।